शर्मा परिवार में आज खुशी का माहौल था। उनका नया घर जो बनकर तैयार हो चुका था। बच्चे भी स्कूल गए हैं तो अब तो 4 बजे बाद ही लौटेंगे, तब तक आराम ही आराम है। हाँ, ये सही रहेगा। फटाफट काम निपटाकर आराम से गप्पे लड़ाएंगे। दोनों बहुएं दोपहर का खाना बनाने में जुट जाती हैं और आधे घंटे में सारा खाना बनाकर रख देती हैं। चलो, हो गया सारा काम, अब 2 घंटे आराम के। हाँ भाभी, चलिए मेरे कमरे में चलते हैं, आराम से बैठेंगे। ठीक है। प्रज्ञा सुनैना को लेकर अपने कमरे में आती है और दोनों वहीं बैठकर गप्पे लड़ाने लगती हैं। तभी प्रज्ञा सुनैना को अपना फ़ोन दिखाते हुए कहती है, भाभी ये देखिए, इस रील में ये किचन कितना सुंदर है ना। हाँ प्रज्ञा, ये तो वाकई बहुत सुंदर है। शीशे की रसोई, ये है आजकल का ट्रेंड। और कहाँ वो बिल्डर किचन के नाम पर सब खुला खुलासा बनाकर हमें आज का ट्रेंड बता रहा था। हाँ वही तो भाभी, मैं तो कहती हूँ हम भी अपनी ऐसी ही एक शीशे की रसोई बनाएंगे। हाँ, पर घर बनाने में पहले ही काफ़ी खर्च हो चुका है ना। अब पता नहीं पंकज जी और अनूप भैया ये नए खर्च के लिए मानेंगे या नहीं। हम कोशिश करके तो देख सकते हैं ना, क्या पता मान जाए। शाम को जब पंकज और अनूप काम से लौटते हैं तो सुनैना और प्रज्ञा अपनी फरमाइश लेकर तैयार रहती हैं। पंकज, इस रसोई में बहुत प्रॉब्लम होती है खाना बनाने में। बच्चों ने सुबह से 5 क्रॉकरीज तोड़ दी है, बर्तन भी फैला देते हैं। कितना भी मना करो, बार बार किचन में आ ही जाते हैं। हाँ, इस रसोई से तो काम नहीं चलेगा, सब इतना खुला खुलासा है। मुझे तो डर है कहीं बच्चों को चोट ना लग जाए। हाँ, और हमें भी ऐसी रसोई पसंद नहीं है, हमें ना शीशे की रसोई चाहिए। शीशे की रसोई? ये क्या बात हुई भला, ये कौन सी रसोई होती है? हाँ भाई, ये तो अनोखी बात कह दी आप लोगों ने। शीशे की भी भला कोई रसोई होती है? होती है ना अनूप, अभी दिखाती हूँ आपको। और प्रज्ञा फौरन कमरे से अपना फ़ोन लेकर आती है और अनूप और पंकज को वो रील दिखाने लगती है जिसमें उन्होंने शीशे की रसोई का डिज़ाइन देखा था। ये होती है आज के ज़माने की रसोई, एकदम नया डिज़ाइन है। बस ऐसी रसोई चाहिए हमें भी। हाँ, और नहीं तो क्या, वो बिल्डर ना बेवकूफ़ बना गया आप लोगों को। आजकल का ट्रेंड तो ये है ना कि कोई ओपन किचन। ये सब रील वील के चक्कर में मत पड़ो आप दोनों, इन सब से किसी का भला नहीं हुआ है आज तक। अरे पर बुराई क्या इसमें, कितनी सुंदर तो है। आपको तो बस बात न मानने का बहाना चाहिए। अरे पर सुना ना प्रज्ञा, अभी तो घर बनाने में इतना खर्चा हुआ है, अभी फिर से ये सब बजट बिगड़ जाएगा। नहीं नहीं, अभी ये नहीं करवा सकते। दोनों बहुओं का मुंह बन जाता है। वो नाराज़ होते हुए कहती हैं, हमारा भी तो कोई शौक हो सकता है कि नहीं, या हम सिर्फ घर का काम करने के लिए हैं। सोचा था कम से कम ऐसी रसोई मिलेगी तो काम करने में मज़ा तो आएगा, पर नहीं, हमारी बात आते ही सब खर्चा गिनाने लगते हैं। हाँ भैया, भाभी सही कह रही हैं, हमारे शौक की भी तो कोई चीज़ होनी चाहिए ना इस घर में। आपने मम्मी जी की पसंद का मंदिर बनवाया, पापा के लिए इतना सुंदर लॉन, बच्चों के लिए उनकी पसंद का कमरा है, तो फिर हमारे लिए हमारी पसंद की रसोई क्यों नहीं। हम औरतों का ज़्यादा वक्त तो रसोई में ही बीतता है ना। पंकज बेटा, मैं क्या कह रही थी, जब बहुओं का इतना मन है तो बनवा देना उन्हें उनकी पसंद की रसोई। घर की लक्ष्मी को इस तरह नाराज़ नहीं करते बेटा। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी, बनवा देते हैं शीशे की रसोई। अब तो खुश है ना आप लोग, पर ये रील देखकर दोबारा कोई नई फरमाइश मत करना। इतना भी नहीं कमाते हम कि ऐसे महंगे शौक रोज़ रोज़ पूरे कर सके। रोज़ रोज़ हम भी कहाँ फरमाइश लेकर बैठते हैं, बस ये पहली बार तो कुछ मांगा है। ठीक है, बनवा देते हैं आप लोगों के पसंद की रसोई। हाँ, अब सही है, अब आएगा मज़ा खाना बनाने में। अब सुनैना और प्रज्ञा की जिद पर उनकी नई शीशे की रसोई बन गई। रसोई वाकई बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसमें खाना बनाने में कितना मज़ा आता है ये देखना भी बाकी था। अगले दिन सुबह नाश्ते के वक्त, प्रज्ञा मैंने चाय चढ़ा दी है, तुम फटाफट गोभी का मसाला तैयार कर दो, फिर साथ मिलकर पराठे बना लेंगे। हाँ भाभी, आज तो मैं इस रसोई में डबल काम करने को तैयार हूँ। ये हमारे सपनों की रसोई जो है, शीशे की रसोई। वो तो है प्रज्ञा, मज़ा तो बहुत आ रहा है। शीशे की रसोई से आर पार सब कुछ दिखता था। अभी वो दोनों बातें करते हुए नाश्ता बना रही थी कि बाहर से अरोड़ा आंटी ने आवाज़ लगाई, अरे भाई प्रज्ञा, सुनने ना, गोभी के पराठे बना रही हो, ज़रा 2 पराठे मुझे भी खिला देना। गोभी के पराठे देखकर मुझसे रहा नहीं जाता। जी आंटी, आइए ना, अभी बना कर लाती हूँ। अभी सुनैना अरोड़ा आंटी के लिए गोभी के पराठे बना ही रही थी कि सामने से मेहता अंकल और उनके बेटे ने भी आवाज़ लगाई, अरे गोभी के पराठे बन रहे हैं भाई, तो 2 पराठे हमें भी खिला दो। हमारे मिसेज ना मायके गया है, नाश्ता ही नहीं मिला सुबह से। सुनैना और प्रज्ञा उनके लिए भी नाश्ता बनाने लगती हैं। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला उनके घर इकट्ठा हो जाता है गोभी के पराठे खाने। सुनैना और प्रज्ञा का पराठे बना बना कर बुरा हाल हो जाता है, पर वो किसी से कहे भी तो क्या, शीशे की रसोई की जिद तो उन्होंने ही की थी।
चलो भाई, हो गया भंडारा ख़त्म, अब जाकर आराम करते हैं। हाँ भाभी, बहुत थक गए आज तो। मैं भी जाती हूँ अपने कमरे में। अब जब तक 2 घंटे सो नहीं लूँगी तब तक आराम नहीं मिलेगा। अरे सुनैना, प्रज्ञा, रसोई ऐसे गंदी छोड़कर जा रही हो? देखो तो, शीशे की दीवारें हैं, कैसे गंदी हो गई है, ज़रा इन्हें साफ तो करो। पर मम्मी जी, सुबह से पराठे बना बना कर हाथ दुख गए, अब ये सफाई करने की हिम्मत नहीं बची। अरे ऐसे कैसे? सफाई नहीं करोगी तो शीशे की रसोई का फ़ायदा ही क्या है? आपने शौक की चीज़ बनवाई है तो उसे साफ सुथरा भी तुम दोनों को ही तो रखना होगा। दोनों बहुएं बुरी तरह फंस चुकी थी। अब करती भी तो क्या, दोनों लग गए रगड़ रगड़ कर कांच साफ करने। सफाई करते करते दोपहर के 12 बज गए। अरे बहू, खाने में ना आज मटर पनीर और पूरियाँ बना लेना, बहुत मन है खाने का। लो, आ गया ऑर्डर, अब फिर से खाना बनाओ और फिर से सफाई करो। अब करनी तो पड़ेगी ना भाभी, ये शौक तो हम नहीं पाला था। जैसे ही दोनों बहुओं ने खाना बनाना शुरू किया, बाहर से पड़ोसी किचन में झांकने लगे। अरे बेटा, मटर पनीर मुझे बहुत पसंद है, ज़रा मुझे भी चखा देना। बेटा, मटर पनीर और पूरियाँ, मुझे तो बड़ी पसंद है। दोपहर का खाना आज तुम्हारे घर खा ही लेता हूँ। एक बार फिर भंडारे की शुरुआत हो चुकी थी। सुनैना और प्रज्ञा रसोई बनाती जाती और हर बार रसोई थोड़ी कम ही पड़ जाती। किसी तरह दोनों ने सबको खाना खिलाकर विदा तो किया, तो फिर से सफाई की बारी आ गई। अभी दोनों सफाई करने जा ही रही थी कि चिंटू और पिंकी स्कूल से आते हैं। मम्मी, बहुत जोर से भूख लगी है, सैंडविच बना दो ना। मैं तो नूडल्स खाऊंगा। एक बार फिर बच्चों की फरमाइश पे सुनैना और प्रज्ञा रसोई में जुट जाती हैं। रात तक तो खाना बनाने और शीशे की रसोई को साफ करने में दोनों की हालत गधे जैसी हो जाती है। कुछ दिन यूं ही गुजरते हैं और फिर एक दिन, पंकज, 10,000 रुपये चाहिए थे। क्यों भाई, इतने पैसों की क्या ज़रूरत पड़ गई? वो घर का राशन ख़त्म हो गया है। राशन ख़त्म हो गया? ऐसे कैसे? अभी तो बस 15 दिन ही हुए हैं। 15 दिन में महीने भर का राशन ख़त्म? क्यों भाई, मेरी जेब का हाल बेहाल कर रही हो? अब अगर पूरे मोहल्ले को खाना खिलाना पड़ेगा तो यही होगा ना। अरे पर मैंने कहा तुमसे कि पूरे मोहल्ले को खाना खिलाओ। वो रसोई शीशे की है ना, तो सबको दिख जाता है कि क्या बन रहा है, और फिर वो लोग खाने आ जाते हैं। देखो, ये स्यापा तुम लोगों ने पाला था, अब तुम ही संभालो। मेरे पास पैसा नहीं है पूरे मोहल्ले को खिलाने के लिए। पंकज अपनी बात कहकर गुस्से में ऑफिस निकल जाता है। अब बेचारी सुनैना और प्रज्ञा को राशन के पैसे अपनी जेब खर्ची से भरने पड़ते हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा भाभी, कुछ तो करना होगा। तुम ठीक कह रही हो प्रज्ञा, ये भंडारा तो बंद करवाना ही होगा। दोनों बहुएं भंडारा बंद करने की तरकीब सोचने लगती हैं। एक आइडिया है भाभी, अगर हम रसोई के बाहर की तरफ पर्दे लगवा ले तो किसी को नहीं दिखेगा हम रसोई में क्या बना रहे हैं, और फिर कोई खाना खाने भी नहीं आएगा। हाँ, ये सही कहा तुमने प्रज्ञा, आज ही लगवाते हैं पर्दे। दोनों बहुएं बाजार से नए पर्दे लेकर आती है और उन्हें अपनी रसोई के बाहरी हिस्से में लगा देती हैं। अगले दिन, प्रज्ञा, नाश्ते में आज मटर के पराठे और हरी चटनी बना लेते हैं। पर जैसे ही दोनों नाश्ता बनाकर तैयार करती हैं, एक बार फिर से अरोड़ा आंटी पर्दा हटाकर कहती हैं, आज ऐसा क्या खास बन रहा है नाश्ते में जो इस तरह पर्दे के पीछे छिपाया जा रहा है? ये सुनते ही दोनों बहुएं अपना सर पकड़ लेती हैं और एक बार फिर वही भंडारा शुरू। ये आइडिया तो फ्लॉप गया भाभी, अब क्या करें? अब तो बस एक ही रास्ता है, पंकज और अनूप भैया से बात करके बाहर की तरफ लकड़ी की दीवार लगवानी होगी। पर वो फिर से खर्चा करने की बात पर मानेंगी क्या? अब मनाना तो पड़ेगा ना प्रज्ञा, वरना ऐसे ही चलता रहा तो घर में राशन आते ही खत्म हो जाएगा और काम कर करके हमारी हालत खराब होगी। स्वालक। शाम को जब पंकज और अनूप काम से वापस आते हैं तो सुनैना और प्रज्ञा अपनी बात लेकर बैठती हैं। दोनों के मनाने पर पंकज और अनूप मान जाते हैं और रसोई के बाहर की तरफ के हिस्से में लकड़ी की दीवार लगा दी जाती है। अगले दिन सुनैना और प्रज्ञा घर में सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। तभी हॉल में बैठी सास सुमित्रा आवाज़ लगाती है, अरे सुनैना बहू, सब्जियां बिना धुले ही काट दी, ऐसा कैसे काम करती हो? इस तरह तो सबका पेट बिगड़ जाएगा। जी मम्मी जी, अभी धुल देती हूँ। सुनैना चुपचाप सब्जियां धुलने लगती है। एक बार फिर सुमित्रा प्रज्ञा से कहती है, अरे प्रज्ञा, तुमने हरा धनिया क्यों डाल दिया सब्जी में? तुम्हें पता नहीं क्या, मुझे सब्जी में हरा धनिया पसंद नहीं। और ये पराठे में इतना ज़्यादा मोयन क्यों दिया है? तुम्हारे पापा जी का कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ जाएगा? क्योंकि रसोई शीशे की थी तो बाहर से सास को सब दिख रहा था कि अंदर क्या चल रहा है। अब सुमित्रा हर बात पर बहुओं को टोकती रहती और ये बन गया था सुनैना और प्रज्ञा का नया सर दर्द। ये शीशे की रसोई ना हुई सर दर्द हो गई। अब तो हर रोज़ मम्मी जी काम में रोक टोक करती ही रहती, जैसे हमें तो कुछ आता ही नहीं है। हाँ भाभी, इससे अच्छा वो ओपन किचन ही था, कम से कम 4 बातें तो नहीं सुननी पड़ती थी।
हाँ, और ना ही बाहर वालों को खिला खिला कर घर का बजट बिगड़ता था। सही कह रही हैं भाभी आप, ये शीशी की रसोई का शौक तो बहुत महंगा पड़ गया। तो फिर बात करें आज घर वालों से कि हमें हमारी पुरानी रसोई वापस चाहिए। बिल्कुल भाभी। अगले ही दिन सुनैना और प्रज्ञा सबके सामने अपनी बात रखती हैं। पंकज आप सही कह रहे थे, ये रील देखकर यूं ही कोई भी शौक पाल लेना कितना भारी पड़ सकता है, ये अब समझ में आया। अब हम ऐसी कोई जिद नहीं करेंगे, बस हमें हमारी पुरानी रसोई वापस दिला दीजिए। हाँ, वो ओपन किचन इससे कई गुना बेहतर था। और इस तरह सुनैना और प्रज्ञा को अपनी पुरानी रसोई वापस मिल जाती है और अब वो ऐसी कोई जिद ना करने की कसम खाती हैं। पूरे घर में फिर से खुशी फैल जाती है। अमन और सीता नाम के पति पत्नी एक हाई क्लास सोसाइटी में अपने 4 बेटों के साथ रहते थे। सीता बहुत ही लालची औरत थी। एक दिन रमेश को देखने लड़की वाले आते हैं। अमन उनका बहुत ही आदर सत्कार करता है। भाई साहब, हम लोगों को आपका परिवार और घर बहुत पसंद आया। हम अपनी बेटी के लिए ये रिश्ता पक्का समझे। अगर आप कहे तो फिर आगे की बात पक्की करूं। देखिए भाई साहब, मेरा बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोजीशन पर है। आप अपनी बेटी को तो कार से ही विदा करेंगे ना, है ना? लेकिन मेरे बेटे के लिए क्या देंगे? क्या है ना, मैं साफ साफ बात करने में यकीन करती हूँ। अरे सीता, तुम कैसी बात कर रही हो? ये अपनी बेटी दे रहे हैं, ये क्या कम है? ये सब मत बोलो भैया। देखिए, हम लोगों का एक स्टैंडर्ड है अपनी सोसाइटी में, और वैसे भी अगर मैंने अपने बेटे की शादी ऐसे ही सिंपल कर दी तो बाकी के मेरे 3 बेटों के लिए भी वैसे ही रिश्ते आएंगे। आप चुपचाप बैठो, बाकी की बातें मैं खुद कर लूँगी। क्या हुआ बहन जी, कोई बात है क्या? आप साफ साफ बोल लो। सुनिए, आप लोग अगर अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाना चाहते हो तो आपको अपनी जेब तो ढीली करनी ही पड़ेगी, वरना आप लोग जा सकते हैं। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। भाई साहब, आप लोग अभी जाइए, आगे की बात मैं आपको कॉल से बता दूंगा। आप लोगों की सोच आपस में ही नहीं मिलती, और ऐसे घर में हमें अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना। गुस्सा करके लड़की वाले वहाँ से चले जाते हैं। अमन को अब सीता पर बहुत गुस्सा आता है और वो सीता को बहुत खरी खोटी सुनाता है। तुम अपने आप को समझती क्या हो? ऐसे बात की जाती है क्या? और कान खोल के सुन लो, मैं अपने किसी भी बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा, समझी तुम? अब इस घर में दहेज की बात नहीं होनी चाहिए। देखो, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे 4 बेटों की शादी मेरी मर्जी के घर में ही होगी और मैं उनकी शादी में खूब मोटा दहेज लूंगी, और आप इन सब में मुझे नहीं रोकोगे। अरे, अब जो तुम्हारे मन में है वही करो, और मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। अमन सीता की ये बात सुनकर उससे गुस्सा होकर अपने पिता के पास गांव चला जाता है। सीता घर पर अपने बेटों के ऑफिस जाने के बाद खूब किटी पार्टी करती और खूब मौज में रहती। ओए सीता, मैंने सुना है तेरे यहाँ रमेश को देखने लड़की वाले आए थे। क्या हुआ, रिश्ता पक्का हुआ कि नहीं? वैसे रमेश को मना कौन करेगा? तूने मोटा दहेज लिया ना बेटी की शादी के लिए। ओ कम ऑन पल्लवी, तुझे क्या लगता है मैं अपने मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर बेटे की शादी ऐसे ही किसी फटीचर घर में कर दूंगी? मैं तो उसकी शादी किसी अमीर घर की लड़की से करूंगी और खूब दहेज भी लूंगी। बेटों को इतना काबिल बनाया है तो उसका पैसा तो वसूल करूंगी ही ना। ये की ना तूने अक्लमंदी वाली बात। मैं भी देखती हूँ कोई मॉडर्न और अमीर घर तेरे बेटे के लिए। हाँ हाँ, तू देख और जल्दी बता रहा, नहीं तो अमन मेरे 4 बेटों का रिश्ता किसी ऐसे वैसे घर में कर देगा जहाँ मेरे हाथ में सिर्फ झुंझुना रह जाएगा। ना मिलेगी मॉडर्न बहू और ना मिलेगा दहेज, इसलिए मुझे अमन से पहले अपनी अमीर बहुएं ढूंढनी है। ये बातें हो रही थी तभी सीता के पास अमन का कॉल आया और उसको पता चला कि उसकी ससुर की बीमारी की वजह से मौत हो गई है। सीता, तुम सबको लेकर गांव आ जाओ, पिताजी अब नहीं रहे। अरे तो इसमें कौन सी बात है, जाना तो सबको ही है। एक के जाने की वजह से बाकी सबको क्यों परेशान करना? अरे तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, मेरे बेटों को भेज दो ताकि वो अपने दादा को आखिरी बार देख ले। अमन कुछ दिन और गांव में रहता है और सब काम निपटा लेता है। कुछ दिन बाद अमन घर वापस आता है और सीता को बताता है कि देखो सीता, अब बाबूजी नहीं रहे, लेकिन मुझे गांव में वकील से पता चला कि उन्होंने एक वसीयत लिखवाई थी। व्हाट? वसीयत? क्या लिखा है उसमें? और जब सब हमारा ही है तो वसीयत किस बात की बनवा ली बाबूजी ने? न जाने क्या सोचकर उन्होंने ये सब किया।
खैर छोड़ो, ये बताओ लिखा क्या है वसीयत में? उस वसीयत के हिसाब से बाबूजी की सारी प्रॉपर्टी उनके पोतों की बहुओं के नाम है, और वो भी उन बहुओं के नाम जिनको बाबूजी पहले से ही पसंद करके गए हैं अपने पोतों के लिए। अगर उनके अलावा किसी और से शादी की तो ये सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम में चली जाएगी। What the hell is going on? ये सब मैं नहीं मानती। मुझे पता है आपके बाबूजी ने कोई गवार बहुएं ही चुनी होंगी अपने पोतों के लिए, और मैं अपने बेटों की शादी किसी गवार से नहीं होने दूंगी। आप ये बात अच्छे से समझ लो। और ये सारी प्रॉपर्टी भी ऐसे ही किसी गवार के हाथ में नहीं जाने दूंगी। मैं भी देखती हूँ कौन सी वसीयत मेरे सामने चलेगी। उन दोनों में ये बात, जैसे ही सीता दरवाज़ा खोलती है तो उसके चारों बेटे गेट पर अपनी अपनी पत्नियों के साथ खड़े थे। ये सब क्या तमाशा है? चल क्या रहा है इस घर में? कोई मुझे कुछ बताएगा? मॉम, हम सबको अंदर तो आने दो, फिर बताते हैं। आओ आओ बहू, यही तुम्हारी सास है, पैर छुओ इनके। सारी बहुएं जैसे ही सीता के पैर छूने आगे आती है, सीता गुस्से में चिल्लाती है, रुको, क्या है ये सब अमन? तुम अभी मुझे वसीयत का बता रहे थे और ये सब शादी करके भी आ गए। मॉम, हमको भी इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, बस डैड ने हम सबको गांव बुलाया और सबकी शादी करवा दी, और हमें लड़कियां पसंद थी तो हमने मना भी नहीं किया। वैसे भी शादी तो करनी ही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? और ये चारों गवार कौन है? मैं इन चारों गवारों को अपनी बहू नहीं मानूंगी, समझे आप? इन गवारों को मेरे घर से बाहर करो अभी। सीता गुस्से से नाराज होकर अपने रूम में चली जाती है। सारी बहुएं उसको मनाने उसके पीछे पीछे जाती हैं। अरे सासू मैया, हम सबन से ऐसे काहे नाराज होती हो? हम सब तो आपकी ही लड़कन की बहुएं हैं। चुप, बिल्कुल चुप। गंवार, बोलने की तमीज नहीं है और मेरे सामने खड़ी है। सब की सब निकलो मेरे रूम से, कहाँ ना जाने को। ये गंवार बहुएं बनकर मेरे घर में आ गई। अरे सासू अम्मा, तुम काहे परेशान हो? तो हम सब जन से हम तो आपकी बहू हैं। चलो बहना, सासू अम्मा अभी सबसे नाराज हैं। अगले दिन सुबह सीता के सर में खाना न खाने की वजह से बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए वो ड्राइंग रूम में आकर लेट गई। तभी उसकी चारों बहुएं आ जाती हैं। माँ जी, लगता है आपके सर में दर्द हो रहा है, और वो भी क्यों ना, आपने रात को खाना भी नहीं खाया था। चलो चलकर आप कुछ खा लो, वरना सर दर्द और बढ़ जाएगा। हाय मोरी मैया, जा का हुई गो? सास मैया को तो बहुत तेज बुखार हो गई बा। अरे कोई तो कुछ करी कि नहीं? क्या कहा सोनी, देखो तो। रीना तुरंत ही सीता का हाथ पकड़कर चेक करते हुए कहती है, अरे हाँ, सही कहा सोनी तुमने, माँ जी का बुखार उतारने के लिए पट्टी करनी होगी। चलो तुम सब माँ जी की सेवा करो, हम पट्टी लेकर आते हैं। माँ जी का ध्यान रखो अच्छे से, ऐसे कैसे ये बीमार पड़ सकती हैं। रीना की लैंग्वेज सुनकर सीता को वो थोड़ी समझदार लगने लगी, और उससे तो सर दर्द की वजह से उठा भी नहीं जा रहा था, इसलिए वो रीना को पट्टी करने देती है। थोड़ी देर बाद उसको आराम मिलता है और वो गुस्से से अपने रूम में जाकर वापस लेट जाती है। चारों बहुएं किचन में खाना बनाने लगती है। अरे जी, हमको तो लगता है मम्मी फिर से हम सबसे नाराज हो गई। बताओ ऐसा क्या कर दिया हम सब ने? माँ जी कब तक हम सबसे गुस्सा रहेंगी? क्यों किरण, तुमको ऐसे क्यों लगा कि माँ जी सबसे गुस्सा है? अरे काहे, देखो नहीं तुमने रीना जी सीधे उठ के अपने कमरा में चली गई। नाराज ही हुई ना? बताओ, बैंगन सा मुंह लेकर पूरे घर में घूमती हुई अच्छी लगती है का? वो भी इस उम्र में। देखो, हम सब लोगों को माँ जी के हिसाब से रहना पड़ेगा, तभी ही वो हमें अपनाएगी, समझे तुम सब? और माँ जी से भी अभी मजाक वजाक मती करना, वरना इस घर से साफ हो जाओगी। सोनी सीता के कपड़े डंडे से मार मार कर धो रही थी। जब सीता की नजर उस पर पड़ती है तो वो बहुत गुस्सा होकर चिल्लाती है, अरे गवार, ये क्या कर दिया तूने? मेरी महंगी डिजाइनर साड़ी खराब कर दी। आखिर तुम लोग कितने भी बड़े घर में रहने लगो, लेकिन रहोगी तो गंवार की गंवार ही। इतनी महंगी ड्रेस तुमने खराब कर दी, तुझे तो मैं अब बताती हूँ। सीता उसी डंडे को छीनकर 2 डंडे सोनी को मारती है। ये ले, अब बता कैसी लगी मेरी धुलाई, आया ना मजा? वाह सासू मैया, एक तो मैं आपके कपड़े रगड़ रगड़ के धो रही हूँ और आप उसी डंडा से हमको धो दी हो। ऐसा कैसा ससुराल है, हैं? हाय, मैं तो मार गई, मेरी कमर टूट गई। अरे कोई है यहाँ? देखो तो हमारी सास हमको कैसे मार रही है। कोई है का एक गरीब की गुहार सुनने वाला?
अरे चुप कर, इतना भी तुझे नहीं मारा जितना तू नाटक कर रही है। बहू भी तो आपकी ही हूँ ना, नाटक तो करूंगी ही ना। अरे कोई बचाओ, हमारी सास हमको मार देगी। सीता गुस्से से सोनी को डांटते हुए कहती है। सुन गवार, आज से तुम मेरे सामने मत आना, वरना इस डंडे से मार मार कर सारी गवारपंती निकाल दूंगी, समझी? इडियट, चल दफा हो जा मेरे सामने से। अमन सीता को ऐसे परेशान होता देख बहुत मजे लेता था। लेकिन एक दिन जब सीता छत पर टहल रही थी, तब एक चोर पीछे से दीवार पर चढ़कर सीता के गले से उसका सोने का हार चुराने की कोशिश कर रहा था। अरे ओ बुढ़िया, इस उम्र में भी तूने सोने के हार पहने हुए? ला अब ये मुझे दे दे, जल्दी कर वरना। अरे कौन है तू? लगता है तुम मुझे जानता नहीं है। अगर अपनी जान की फिक्र है ना तो उल्टे पैर भाग जा यहाँ से। बस यही बाकी रह गया है कि अब एक बुढ़िया मुझे डराएगी। चुपचाप से ये हार मुझे दे दे, वरना मैं तेरा गला काट कर खुद ले लूंगा। सीता जान का खतरा देखकर जोर से चीखती है। सीता की चीख सुनकर चारों बहुएं छत पर पहुंच जाती हैं और उस चोर को पकड़ लेती है। क्यों री चोर, तोरी इतनी हिम्मत, तू हमारी सासू मैया का हार चुराव तो हम अब ही तोरी दोनों टांगे तोड़ देब। नहीं नहीं सोनी, इसको मत मारो, इसको हम पुलिस में दे देंगे। अरे नहीं सासू मैया, हम ही इसको सबक सिखाए देब। तभी शिल्पी सोनी के साथ मिलकर चोर को बहुत मारती है। सही कहती हो तुम जीजी, जा अम्मा को हार चुरावत है, हम इसको सुख चैन सब चुरा लेब। मारा ही का, आज के बाद ये किसी सास के घर चोरी करने ना जा पाई। अब अमन और चारों भाई भी वहां आ जाते हैं और चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। उसके बाद सीता सोनी और शिल्पी को बहुत डांटती है। तब अमन बीच में बोलता है। तुम दोनों पागल हो क्या? ऐसे चोर से भिड़ गई। अगर वो तुमको कोई चोट मार देता तो? उसके पास चाकू था, किसी को कुछ भी हो जाता तो? बिना सोचे समझे कुछ भी करती हो दोनों। अगर किसी को कुछ हो जाता तो कौन जवाब देता, बताओ मुझे। वाह सीता जी वाह, आज तो तुमको अपनी बहुओं की बहुत फिक्र हो रही है। सूरज आज पश्चिम से कैसे निकल आया? सॉरी, आज जब चोर ने मेरी गर्दन पर चाकू रखकर मेरा हार खींचा, तब अगर ये चारों वहां नहीं आती तो शायद आज मैं किसी और हाल में होती। मैंने हमेशा इनसे बहुत बदतमीजी से बात की, इन्हें गवार कहा और कितने ताने मारे, लेकिन आज इनकी वजह से मैं सही सलामत हूँ। अरे माँ जी, हम सब के होते ऐसे कैसे चोर आपको कुछ कर पावत? हम की जान ना निकाल देत। आखिर आप हमारी सास है, कोई मजाक थोड़ी ना है। जौन अपोना चोर आकर घर में से हमारी सास का हार चोरी करके ले जाए। वाह वाह सीता, तुम्हारी बहुएं तो बहुत बहादुर है, अकेले ही चोर से भिड़ गई सिर्फ तुम्हारे लिए। बताओ, ऐसी बहुएं मिलेंगी कहीं? सीता शर्मिंदा होते हुए अपनी बहुओं से कहती है। मैं तुम सबसे अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती हूँ और तुम चारों को आज से अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट करती हूँ। आज के बाद तुम चारों मेरी प्यारी बहुएं हो, इस घर की असली हकदार। मुझे नाज है कि मेरे ससुर ने मेरे लिए इतनी अच्छी बहुएं पसंद की हुई थी। सीता की ये बात सुनकर उसके चारों बेटे और बहुएं बहुत खुश हो गई। और तभी अमन सीता से कहता है। सीता, आज तुमने इन बहुओं को स्वीकार करके बहुत ही अच्छा काम किया है, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुमको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। सच्चाई? कैसी सच्चाई? देखो, अब तुम मेरी बहुओं के लिए कुछ भी कहो, लेकिन अब ये सभी मेरे साथ यहीं रहेंगी और अब मैं अपने बेटों की शादी धूमधाम से करूँगी। पूरा शहर देखेगा मेरी बहुओं को, एक से बढ़कर एक चांद का टुकड़ा है। हाँ सीता, तुम सही कह रही हो, लेकिन जो अब मैं बताने वाला हूँ वो बाबूजी की वसीयत से जुड़ा हुआ है। देखो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो है सब मेरी बहुओं का है। लेकिन आप बताओ, कहना क्या चाहते हो? सीता, बाबूजी की वसीयत सही थी और ये चारों लड़कियां भी उन्होंने ही अपने पोतों के लिए पसंद की है, लेकिन वो चाहते थे कि यही लड़कियां हमारे घर की बहू बने और तुमने इन्हें अपना भी लिया और आज सब साथ भी हैं। लेकिन क्या लेकिन? अब जल्दी से बताओ, अब सब क्या छुपा रहे थे मुझसे अब तक? क्या बात है, बताओ तो। तभी सीता का बेटा सोम आकर सीता को पीछे से गले लगा लेता है। लेकिन ये मॉम कि दादाजी ने अपनी तबीयत खराब होने पर हम चारों को गांव बुलाया था और डैड के सामने ही ये वसीयत बनवाई थी। और क्या? तभी सीता का दूसरा बेटा रमेश भी आ जाता है। और मॉम,
दादाजी ने हम चारों से हमारी पसंद की लड़कियों से ही शादी करने के लिए कहा था, और ये चारों जो आपकी बहू हैं, इनसे शादी भी दादाजी ने ही करवाई थी। उसके बाद उनको अटैक आया और वो मर गए, और आप इन सबको एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए उन्होंने ऐसी वसीयत बनवाई कि आपको मजबूरी में इन चारों को एक्सेप्ट करना पड़े। इस बारे में पापा और मुझे सब मालूम था। ये सुनकर सीता बहुत उदास हो जाती है, लेकिन अमन के बाद समझाने पर वो मान भी जाती है। देखो सीता, तुम्हें झूठ नहीं बोलना था, लेकिन उस वक्त तुम कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए ये सब नाटक किया गया। और तुम देखो ना, तुम्हारी बहू है, तुम्हें कितना प्यार करती है, हम सब खुश हैं। वो सब ठीक है, लेकिन तुम सब शहर के मॉडर्न लड़के हो और ये सब गांव की। तुम लोगों को ये लड़कियां कब और कैसे पसंद आ गई? माँ, ये गांव की नहीं है, मॉडर्न लड़कियां हैं। बस दादाजी की वसीयत की वजह से ये नाटक डैड ने इनसे करवाया। अरे रोहन, तू मुझे अकेला क्यों फंसा रहा है? जो कुछ हुआ हम सब ने मिलकर किया है। ये सुनकर सबको हंसी आ जाती है, और सीता को भी उसकी गलती समझ में आ गई कि दहेज की लालच की वजह से वो अपने बेटों की ज़बरदस्ती किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करवा सकती। मुझे समझ में आ गया है कि मैं लालच की वजह से अपने बेटों की शादी किसी से भी करवाने का सोच रही थी। मुझे माफ़ कर दो आप लोग, मैं भी बिना कुछ सोचे समझे बोल रही थी। माँ, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब हम सब साथ हैं, यही काफ़ी है। इसके बाद सीता अपनी बहुओं और बेटों के साथ मिलकर रहती है, और उसने अपनी सोसाइटी में सबको नई बहुओं की रिसेप्शन पार्टी भी खूब धूमधाम से दी। जब से महंगाई आसमान को छूने लगी है ना, हर आदमी पैसे कमाने के लिए नए नए तरीकों के बारे में सोचने लगा है। ऐसी ही आज की कहानी है विनीता के परिवार की, जो मुरादनगर के शांति नगर में रहते हैं। बेटा, बहू, 2 पोते और पति शंभुनाथ, बस यही है उनका छोटा सा घर संसार। सुनते हैं, महीने के 30 दिन बस आप लोग खाने की नई नई फरमाइश करते रहते हैं। मैं पूछती हूँ, हम औरतों को भी एक दिन की छुट्टी मिल सकती है कि नहीं? अरे कभी खुशी खुशी खुद से ही कह दिया करो कि चलो आज तुम्हें बाहर से खाना खिला लाता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है मेरी शादी तुमसे नहीं, इस रसोई से हो गई है। ये गठबंधन है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। अब क्या बताया भाग्यवान, चाहते तो हम भी है कि पत्नी को बाहर घुमाने ले जाए, रेस्टोरेंट में खाना खिलाए, महंगी महंगी शॉपिंग कराए, लेकिन ये महंगाई डायन कुछ करने दे तब ना। लेकिन फिर भी तुम्हारी बात में भी कुछ गलत नहीं है। रोज़ रोज़ ना सही, महीने में एक दिन तो मैं तुम्हें बाहर खाना खिलाने के लिए ले ही जा सकता हूँ। अच्छा चलो फटाफट से तैयार हो जाओ, फिर आज हम लोग बाहर खाना खाने चलते हैं। अम्मा बाबूजी को भी मैं बोल दूंगा, तुम बच्चों को तैयार कर लो। पति की बात सुनकर सरिता खुश हो गई थी। मैं तो रास्ते से जा रही थी, मैं तो भेलपुरी खा रही थी, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अरे मम्मी, रोज तो आप गुस्से में मुंह बनाकर दादी और पापा को कुछ न कुछ बोलते रहते हो, लेकिन आज क्या खास बात है जो आप गाना गा रही हो? बड़ी अच्छी सी साड़ी पहन रखी है, कितना सुंदर मेकअप भी कर रही हो। वो इसलिए बेटा क्योंकि पापा हम सबको बाहर खाना खिलाने ले जाने वाले हैं। बस मम्मा का मूड अच्छा है इसलिए मम्मी गाना भी गा रही है और मेकअप भी कर रही है। समझ में आया? वाह मम्मा, बाहर खाना हम दोनों भी जा रहे हैं ना आपके साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम दोनों क्यों नहीं जाओगे? चलो जल्दी जल्दी अपनी अच्छी ड्रेस निकालो और कपड़े चेंज कर लो, लेट नहीं करना है बिल्कुल भी। सब लोग फटाफट से अपने पसंदीदा कपड़े पहनते हैं और डिनर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही देर में वो लोग एक फूड कोर्ट में जाकर बैठ गए थे। तो सरिता, क्या खाना है तुम्हें आज? बताओ भाई अपनी अपनी फरमाइश। पापा, हमें पिज्ज़ा खाना है। पिज्ज़ा नहीं खाना, आप तो कुछ बढ़िया सा मसालेदार तड़कता भड़कता सा पंजाबी डिश मंगा दो जिसे खाकर ना एकदम मज़ा ही आ जाए। ये पिज्ज़ा बर्गर में वो बात कहाँ जो पंजाबी खाने में है। बहू तेरी बात ना एकदम ठीक है, तो देख ले हर तरह का खाना है इस फूड कोर्ट में, लेकिन जितनी भीड़ पंजाबी ढाबे पर लगी है ना उतनी और कहीं नहीं है। बाकी जगह पर तो इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है पूरे शहर को पंजाबी खाना ही पसंद है। आज की शाम बहुत अच्छी बीती थी। सबने अपना पसंदीदा चटपटा पंजाबी फूड खाया था और देर शाम वो सब लोग हंसते मुस्कुराते घर लौट आए थे। घर आने के बाद सच बताओ नील, मज़ा ही आ गया आज। सच में हमारे पास ढेर सारे पैसे होते ना तो हफ्ते में एक दिन तो मैं ज़रूर बाहर का खाना खाती। आखिर टेस्ट भी तो कोई चीज़ होती है ना यार। तुम तो बस रहने दो, महीने में एक दिन बाहर का खाना खाया है, तुम्हें पता भी है कितना खर्चा हुआ है मेरा। अगर हफ्ते में तुम सबको एक बार बाहर खाना खिलाने ले जाऊंगा ना तो फिर हमारा हो चुका। अरे बेटा एक बात बता, कितनी जगह में बना होगा वो ढाबा जहाँ आज हम लोग खाना खा कर आए हैं?
मुझे तो लग रहा है उससे बड़ा तो हमारा घर ही है। मैं तो कह रही हूँ नीचे वाले फ्लोर को ना ढाबा बना देते हैं और हम सब ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। बेटा अपनी प्रॉपर्टी का इससे अच्छा इस्तेमाल और क्या हो सकता है। तुम 4 पैसे कमाने का जुगाड़ ढूंढ रहे हो, ढाबे से सीधा 40 का जुगाड़ हो जाएगा। बढ़िया है, बस थोड़ा सा ढाबे टाइप का लुक देने के लिए हमें खर्चा करना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत खर्चा तो करना ही पड़ता है। ऐसे खाली हाथ हिलाने से थोड़ी ना बिजनेस खुल जाते हैं। बेटा तू ऐसा कर, कल ही एक बढ़िया सा बोर्ड बनवा ले और उस पर लिख दे पंजाबी ढाबा ओपनिंग सुन। उसके बाद हम लोग अंदर काम शुरू करवाते हैं। मम्मी ढाबे क्या ऐसे ही बन जाते हैं? ये बताओ, पंजाबी ढाबा खोलोगे तो उसमें पंजाबी खाना भी तो बनाकर बेचना पड़ेगा, और बनाएगा कौन? अरे तेरी बीवी किस दिन काम आएगी? पूरा दिन खाली बैठकर मोबाइल चलाती है ये। देख बहू, आजकल मोबाइल पर ना हर तरह के खाने की रेसिपी मिल जाती है। तो पंजाबी खाने की रेसिपी देखकर शुरुआत में खुद ही खाना बना दिया करना। बेटा 4 पैसे बचेंगे तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा ना। वैसे बात तो आपकी ठीक ही है माँ जी। परिवार के लिए तो खाना मैं रोज़ ही बनाती हूँ, अपने ढाबे के लिए बना दिया करूँगी, क्या फ़र्क पड़ता है। कमाई बढ़ेगी तो फ़ायदा तो सभी का होगा ना। पूरे परिवार ने मिलकर अपने घर में ही ढाबा खोलने का बंदोबस्त कर लिया था। अगले दिन नील एक बढ़िया सा बोर्ड पेंट करा के अपने दरवाजे के सामने लगवा देता है और मिस्त्री को बुलाकर नीचे के फ्लोर का नक्शा बदलवाना शुरू कर देता है। कुछ ही दिन में नील और सरिता का पंजाबी ढाबा तैयार हो गया था। हेलो जी, नील दे ढाबे से बोल रहे हो तुसी? हाँ जी भाई साहब। मैं ढिल्लन बोल रहा हूँ जी। ਅਸੀਂ एक छोटी सी पार्टी कर रहे जी, आपके ढाबे में हो जाएगी क्या? कितने लोग आएंगे? यही कोई 10-12 लोग होंगे जी। हो जाएगा ना इतने लोगों का अरेंजमेंट? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ ना 25 लोग तक बैठ सकते हैं। आप लोग आराम से 6:30 बजे तक आ जाइए। हम आप लोगों के लिए आज शाम के लिए ढाबा बुक कर देते हैं। ठीक है जी, आप एक बार अपना मेन्यू कार्ड मुझे शेयर कर दो। जितना भी बिल होगा पार्टी के बाद हम पे कर देंगे। हाँ जी ठीक है जी। फ़ोन रखने के बाद, अरे नील सुन रहे हो, बहुत अच्छा ऑर्डर आया है। आज शाम के टाइम एक पंजाबी फैमिली बर्थडे पार्टी के लिए हमारे ढाबे में आ रही है। 10-12 लोग आएंगे। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। ऐसा करो, अभी से तैयारी में लग जाओ। पहली बर्थडे पार्टी है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए हमारे खाने में। सरिता और नील मिलकर पार्टी के लिए खाना बनाकर तैयार कर लेते हैं। शाम के 6:30 बजे मेहमान आना शुरू होते हैं। सरिता, कितने लोगों के लिए बुकिंग ली थी तुमने? अरे तुम तो 10-12 लोग बोल रही थी, 25 लोग तो आ चुके हैं ऑलरेडी, और अभी भी एक के बाद एक गाड़ियां रुकती जा रही है। अब तो पड़ोसियों के घर के सामने भी पार्किंग पूरी फुल हो गई है। तुम रुको, मैं पूछ कर आती हूँ कितने लोग और आने वाले हैं अभी। नमस्ते भाई साहब, मैं सरिता। नमस्ते मैडम जी, नमस्ते। आप ही से बात हुई थी ना मेरी सवेरे? हाँ जी, वो मैं पूछ रही थी भाई साहब कि आप तो 10-12 लोग के लिए बोल रहे थे, लेकिन आपके गेस्ट तो थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। हाँ जी मैडम, क्या बताएं आपको, हम पंजाबी ना बड़े दिल वाले होंगे हैं। मेरे पुत्र का जन्मदिन है जी आज। वो देख रही है ना, पीली पगड़ी में वो मेरे चाचा का लड़का है। जन्मदिन की बधाई देने के वास्ते पिंड से पूरी फैमिली को लेकर आ गया जी सुबह में। अब उसे घर छोड़कर थोड़ी ना आते, तो इसे भी ले आए नाल। और जी ये मेरी मौसी का बेटा मोंटू, और ये अपना कुकी, तो ये मिंटू, सब यार है जी मेरे। कहने लगे पाजी आज तो पार्टी शार्टी होनी चाहिए। तो मैंने कहा चलो जी निकाल लो तुस्सी भी गड्डी। अब जब इतने सारे बंदे आ रहे थे बर्थडे में, तो अपने मौसी ते मामे ने कैसे छड़ देता, तो हमने सोचा सबनू ही ले चलो। अब फिक्र ना करो जी, आपका जितना बिल बनेगा अस्सी देख लेंगे। अच्छा ठीक है, आप सबको बिठाइए, मैं आती हूँ। क्या बोला उसने? अरे बोलेगा क्या, पूरी जन्म कुंडली सुना दी उसने अपनी। ये सारे उसके गेस्ट हैं जो ज़बरदस्ती उसके गले पड़ गए, और ये सबको लेकर यहाँ हमारे ढाबे में चला आया। अब बातों में टाइम वेस्ट मत करो। ढाबे पर गेस्ट आ गए हैं तो उन्हें बिना खिलाए तो नहीं भेज सकते। मैनेज तो हमें करना ही पड़ेगा। तुम ऐसा करो, जल्दी से माँ जी और बाऊ जी को भी ढाबे पर बुला कर लाओ। सब लोग मिलकर काम करेंगे ना, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, मैं तब तक ऑर्डर लेकर आता हूँ। थोड़ी बहुत तैयारी तो हमने कर ही रखी है। स्टार्टर वगैरह भिजवाते हैं, तब तक खाना तैयार कर लेंगे। सर अपना ऑर्डर बता दीजिए, तब तक हम प्रिपेयर करवाते हैं। देखो जी, अभी तो आप पकौड़े शकोड़े भिजवाओ। हम तो देसी लोग हैं जी, पकौड़ों के बिना साडा काम नहीं चलना। ठीक है सर, मैं अभी भिजवाता हूँ। नील अंदर आता है। पकौड़े ऑर्डर करें हैं अभी तो उससे। चलो शुक्र है कम से कम कोई फैंसी आइटम नहीं मांगा, वरना इतने सारे लोगों को सर्व करने में हमारी हालत ख़राब हो जाती। पकौड़े तो फिर भी जल्दी बन जाएंगे। मम्मी पापा सरिता, आप सब लोग मिलकर फटाफट आलू प्याज वगैरह काटो, और उसके बाद सरिता तुम फटाफट पकौड़े छानती जाना। नील और सरिता भी बातें कर ही रहे थे, तभी उन्हें ढोल बजने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे यहाँ कहाँ ढोल बज रहा है, ज़रा एक बार देख कर तो आ।
नील जाकर देखता है कि उनके घर के सामने 2 ढोल वाले पूरे जोश से ढोल पीट रहे हैं और ढिल्लो अपने यार दोस्तों के साथ वहां पर खड़े हुए ठुमके लगा रहा है। अरे यार, वैसे ये पड़ोस वाला सक्सेना हमारे ढाबे को देखकर नाक मुंह सिकुड़ता रहता है। अब वो हुड़दंगबाजी करेंगे ना तो पक्का सोसाइटी में कंप्लेंट कर देगा। अरे सोसाइटी वालों से बाद में निपटेंगे ना, अभी जो गेस्ट आए तुम उनकी चिंता करो। तभी सरिता की नजर गई कि अंदर कुछ लोगों ने टेबल पर दारू की बोतल खोल रखी है और वो लोग ड्रिंक कर रहे हैं। अरे नील, देखो तो इन लोगों ने तो ड्रिंक करना भी शुरू कर दिया। अरे राम राम बेटा, ये क्या कर रहे हैं ये लोग? तू जाकर समझाना इनको यहाँ ये सब ना करे। अब ठीक कह रही हूँ मम्मी, मुझे लगता है मुझे इनसे बात करनी चाहिए। नील ढिल्लो साहब के पास जाता है। देखिए सर, ये सब क्या कर रहे हैं आप? पार्टी के नाम पर इतना शोरगुल, ढोल, नाचना गाना और अब ये दारू भी। प्लीज़ समझिए, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। कमाल करते हो पाजी आप। और पंजाबियों की पार्टी में दारू भांगड़ा ना हो तो पार्टी काहे की? और एक राज की बात बताऊं जी आपको, वरना तो पार्टी में मुर्गा भी चाहिए था, लेकिन आपकी वाइफ ने मेनू कार्ड भेजा था, उसमें साफ साफ लिखा था कि वेज रेस्टोरेंट है, इसलिए हम नॉन वेज की तो डिमांड ही नहीं कर रहे आपसे। लेकिन जन्मदिन में एंजॉय करने से तो आप हमें नहीं रोक सकते। सरिता, ऐसे नहीं रोकने वाले ये लोग। गलती इनकी नहीं, हमारी है। हमें अपने रेस्टोरेंट के मेनू कार्ड में छपवाना पड़ेगा कि अल्कोहल अलाउड नहीं है, वरना ये पंजाबी तो ऐसे ही आकर उधम मचाएंगे। अभी तो बस पकोड़े ही सर्व हुए थे, खाना खिलाना तो बाकी था। एक तो पहले ही 12 लोग बोलकर 25 लोग पार्टी में आ गए थे और ऊपर से 3 रोटी खाने वाले नील बाबू को तो अंदाज़ा ही नहीं था कि पंजाबियों की खुराक कितनी होती है। एक बार जो खाने का सिलसिला चला, फिर तो एक के बाद एक बटर नान अंदर से आते जाते जा रहे थे और ढिल्लन जी के मेहमान उसे साफ करते जा रहे थे। विनीता और सरिता का रोटियां बनाते बनाते सर चकराने लगा था, लेकिन एक और की आवाज़ अभी भी अंदर से सुनाई दे रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद, बड़ा मजा आया जी आज तो, ये लो जी आपका बिल। ढिल्लो साहब की पार्टी से सरिता और नील की कमाई तो अच्छी हो गई थी, लेकिन इस पार्टी ने मानो उनके होश ठिकाने लगा दिए थे। उन्हें इतना तो समझ में आ गया था कि पैसे बचाने के चक्कर में जो सारा ढाबे का काम उन्होंने अपने माथे ले रखा है, अगर इसी तरह चलता रहा ना तो बहुत जल्द वो दोनों पागल हो जाएंगे। सुनिए जी, ऐसे काम नहीं चलने वाला। पंजाबी ढाबा चलाना है ना तो कोई ढंग का पंजाबी कुक भी रखना पड़ेगा। आपको पता है कितनी मुश्किल से पंजाबी डिश बनाई मैंने? कम से कम 10 बार मसाले ऊपर नीचे किए हैं, तब जाकर स्वाद आया। ऐसे ढाबा नहीं चल पाएगा हमसे। और एक वेटर की भी भर्ती करिए, हम लोग बिलिंग काउंटर संभालेंगे। और पंजाबी ढाबे में ना सारे कस्टमर पंजाबी आ रहे हैं। पंजाबी में क्या बोलते हैं मुझे तो आधी बात समझ में भी नहीं आती। कम से कम पंजाबी स्टाफ होगा तो उन्हें कस्टमर की बात तो समझ में आएगी। अगले दिन सुबह पड़ोसी नील से, देखिए जी, ये रेसिडेंशियल सोसाइटी है, यहाँ पर इस तरह से ढाबा खोलना अलाउड नहीं है। और अगर आपने अपना कोई काम खोल भी लिया है तो शांति बनाए रखो। ये सड़क पर ढोल बजवा के रात के 11-12 बजे तक पार्टियाँ करना, हुड़दंग मचाना, ये सब कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। आपको मुनाफा कमाना है, ढाबा खोलना है तो कहीं कमर्शियल प्लॉट ले लो। हम लोगों की ज़िंदगी से सुकून क्यों ख़त्म कर रहे हो भाई? आपके ढाबे के चक्कर में पूरी कॉलोनी की पार्किंग फुल हुई रहती है। हम लोग अपनी गाड़ियाँ क्या सड़क किनारे जाकर खड़ी करेंगे? देख रही हूँ माँ, पड़ोसियों को मिर्ची लगनी शुरू हो गई है। अभी सक्सेना बातें सुना कर क्या है? सक्सेना का भी कुछ इंतज़ाम करेंगे। अभी तो फिलहाल एक खाना बनाने वाले और एक वेटर का इंतज़ाम कर बेटा। नील को एक पंजाबी हस्बैंड वाइफ मिल जाते हैं जो ढाबे पर खाना बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखो भाई साहब, खाना तो मैं एक नंबर बना दूंगा और ये मेरी वोटी, हम दोनों मिलकर ढाबे का काम एकदम बढ़िया से संभाल लेंगे। बस हमें रहने के लिए एक छोटा सा कमरा देना पड़ेगा आपको। पंजाब के रहने वाले हैं ना जी, इधर रहने का कोई ठिकाना नहीं है अपने पास। नील और सरिता अपने ढाबे में ही परमिंदर और उसकी पत्नी को रुकने की जगह दे देते हैं और जल्दी ही परमिंदर ढाबे पर खाना बनाना शुरू कर देता है। परमिंदर के हाथों में बड़ा स्वाद था। जिस दिन से उसने ढाबे पर खाना बनाना शुरू किया था, ढाबे की बिक्री में 4 चांद लग गए थे। जो कोई भी एक बार ढाबे पर आ जाता वो अगली बार उनके यहाँ का खाना ज़रूर खाता। देखो परमिंदर, तुम्हारे काम से हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये ढाबा बंद करने के बाद जो तुम बाहर टेबल कुर्सी लगाकर बोतल और मुर्गा लेकर बैठ जाते हो ना, इससे सोसाइटी के लोग खुश नहीं हैं। सोसाइटी से लगातार कंप्लेन आ रही है। अरे भाई साहब, आपकी पड़ोसियों को ज़्यादा ही चुल है। दिन भर ढाबे पर जी तोड़ मेहनत करते हैं हम। अरे बंदा अपनी थकान उतारने के लिए थोड़ी देर खुली हवा में बैठकर खा पी लेता है तो उसमें किसी को क्या दिक्कत है जी? हम कौन सा किसी की बहन बेटी को छेड़ रहे हैं? आपको एक बात बताऊं जी, एक बहुत बढ़िया ज़मीन है, आप कहो तो आपके वहाँ पर बात चलाऊं।
सही दाम पर किराए पर मिल जाएगी आपको। इस कॉलोनी से निकल कर आप अपना ढाबा उधर ही खोल लो। जल्दी ही परविंदर के रेफरेंस से नील को सस्ते रेट पर एक ज़मीन मिल जाती है, जहां पर नील अपना ढाबा तैयार करवा लेता है। ढाबे को नई जगह सेट करवाने में और ढाबे की सफलता के पीछे परविंदर का काफ़ी हाथ था, इसलिए नील और सरिता उसके ऊपर काफ़ी भरोसा करने लगे थे। ढाबे का सारा राशन खत्म हो रहा है और मुझे बाजार जाने का समय भी नहीं मिल पा रहा। समझ में नहीं आता क्या करूं। अब चिंता न करो नील भाई साहब, अब ऐसा करो पैसे मैनू दे दो, मैं बाजार जाकर बढ़िया सामान लेकर आता हूँ। अब ढाबे का काम देखो जी। नील 1 लाख परविंदर को दे देता है और परविंदर भी महीने भर का राशन तेल वगैरह लेने के लिए बाजार की तरफ निकल जाता है। आमतौर पर नील को राशन वगैरह लेकर आने में 4 से 5 घंटे लगा करते थे, लेकिन आज परविंदर को गए 8 घंटे से ऊपर हो गए थे और अभी तक वो और उसकी पत्नी बाजार से लौटे नहीं थे। बेटा, परविंदर तो आया नहीं अभी तक, सब ठीक तो होगा ना? मुझे भी इसी बात की चिंता हो रही है माँ। कई बार उसका फ़ोन भी मिला लिया लेकिन फ़ोन ही नहीं लग रहा। सुनो जी, एक बात बताओ, कितने पैसे देकर भेजा था आपने परविंदर भाई साहब को? 1 लाख रुपए ले गया है सरिता। मैंने सोचा वो तो अपना ही आदमी है, जो पैसा बचेगा वापस लाकर मेरे हाथ में दे देगा। इतने महीनों से साथ में काम कर रहे हैं हम, भरोसा भी तो कोई चीज़ होती है। अरे वो सब तो ठीक है, घड़ी देख रहे हो, पूरे 10 घंटे हो गए परविंदर भाई साहब को गए हुए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 1 लाख रुपए लेकर गायब हो गए वो, अब लौट कर नहीं आने वाले। मैं तो कहती हूँ जल्दी जल्दी पुलिस में कंप्लेन करते हैं, अभी भाग कर कहीं ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, वरना बाद में हम सिर्फ हाथ ही मलते रह जाएंगे। पत्नी और माँ की बात सुनकर अब तो नील को भी चिंता होने लगी थी, इसलिए वो थाने जाकर परविंदर और उसकी पत्नी की कंप्लेंट दर्ज करवा देता है। पुलिस अभी ढाबे पर आकर परविंदर के कमरे की छानबीन कर ही रही थी कि तभी परविंदर और उसकी बीवी टेम्पो में सामान लादकर ढाबे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ भाई साहब, क्या परेशानी हो गई? ये पुलिस क्यों आई है? पहले तू ये बता, कहाँ था पिछले 12 घंटे से? कहाँ से आ रहा है इतनी रात को? नील भाई साहब, मैं तो आपको बता कर गया था ना, बाजार सामान लेने जा रहा हूँ। आप ही ने तो भेजा था मुझे समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है। इन्होंने जो 1 लाख दिया था वो कहाँ है? उसमें से 70,000 का सामान आ गया, बाकी बचे 30,000। ये लो नील भाई साहब, आपका बचा हुआ पैसा। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं आपका पैसा लेकर भाग गया था? अरे वो तो पास वाली मार्केट में सामान बहुत महंगा मिल रहा था, फिर मुझे मेरे अपने एक यार की याद आ गई, उसका थोक का काम है, बस यहाँ से 2-3 घंटे की दूरी पर है, तो मैं उधर ही निकल गया। सारा सामान उसके स्टोर से ही लेकर आया हूँ, पूरे 15,000 की बचत हुई है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था? अरे वो तो सुबह चोरी हो गया, इसीलिए तो आप लोगों से कोई कांटेक्ट भी नहीं हो सका। परविंदर की बातें सुनने के बाद नील और सरिता बहुत शर्मिंदा थे। अरे इतने ईमानदार सरदार जी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो तुम्हारे फ़ायदे के लिए पूरा दिन धक्का खा कर आए, बेचारे का फ़ोन तक चोरी हो गया और तुम चले थे उन्हीं पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने। अरे इंसान की पहचान करनी आती है कि नहीं? पुलिस वालों की बात सुनकर अब नील, सरिता और विनीता सभी लोग बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। परविंदर बेटा, आज तक तू इस ढाबे पर सिर्फ एक हलवाई की तरह काम कर रहा था, लेकिन आज से तू मेरा बेटा है और अब से तुझे उस एक कमरे में रहने की भी ज़रूरत नहीं है। तू हमारे साथ हमारे घर में रहेगा, मेरा बेटा बनकर।